गुड मॉर्निंग क्लास 12 सी। बेटा आज हम अपने हिस्ट्री के बुक का चैप्टर 3 जो कि है किनशिप कास्ट इन क्लास का फर्स्ट सब टॉपिक है द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है फ्रॉम 600 BC टू 600 CE, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने में हिस्टोरियन ने एपिक्स की मदद ली है। जो उस समय की गाथाएं थी, लेजेंड्स मतलब गाथा एपिक्स थी, जिनमें दो आती हैं मेन, रामायण एंड महाभारत। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे महाभारत को पढ़ के हिस्टोरियन ने उस समय की सोशल हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। अब महाभारत में भारत के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि जो महाभारत को कंपाइल, एक्चुअल में महाभारत के अलग अलग वर्जन्स अवेलेबल थे इंडिया में, नॉर्थ से लेके साउथ तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और नेपाल में, इवन नेपाल में भी। तो एक प्रोजेक्ट शुरू होता है 1919 में, 1919 में एक प्रोजेक्ट शुरू होता है VS सुख्तानकर के अंडर, उनकी लीडरशिप के अंडर एक प्रोजेक्ट शुरू होता है। तो उस प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता है क्रिटिकल दिस पर्सन इज़ VS सुख्तानकर। अब इनकी लीडरशिप के अंदर एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, इसको नाम दिया जाता है क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। यानी इस प्रोजेक्ट के अंदर ये होता है कि कश्मीर से लेके साउथ तक, नेपाल तक, इंडिया के बाहर, और इंडिया में जितने भी पार्ट्स में महाभारत के अलग अलग वर्जन्स अवेलेबल हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो बची हैं, जो टेक्स्ट बचे हुए हैं, जो रह गए हैं, सर्वाइव कर पाए हैं, जो समय का प्रकोप सह पाए हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है और उनको क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है। उनमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ देखी जाती हैं, देखा जाता है कि क्या सिमिलैरिटी हैं, क्या वेरिएशंस हैं। तो फाइनली क्या होता है, तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगभग 47 ईयर्स लग जाते हैं। 1919 में शुरू हुआ और 47 साल लग गए, यानी कि हमारे भारत आज़ाद होने के बाद ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। और इस जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो फाइनली इट रिजल्ट इनटू अ वॉल्यूमिनस बुक, एक काफ़ी बड़ी किताब के रूप में सामने आता है, जिसमें कि 13,000 पेजेस होते हैं, 13,000 पेजेस होते हैं, जो एक्चुअल में एनालिसिस होता है, स्क्रिप्ट्स मिली हैं जो इंडिया में और इंडिया के बाहर, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं महाभारत के बारे में। अब जो हिस्टोरियंस और स्कॉलर हैं इस आंकलन पे पहुँचे हैं, इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद, कि दो बातों पे उन्होंने पहुँचे हैं, दो पॉइंट्स ऊपर के सामने आए हैं। फर्स्ट है कि देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज़ इन दीज वर्जन्स, मेनी स्टोरीज आर कॉमन। काफ़ी सारी स्टोरीज़ जो हैं, ये भी जो मैन्युस्क्रिप्ट हिस्टोरियन ने कंसल्ट की, पढ़ा, स्टडी किया, रिसर्च किया, तो उनमें उनको काफ़ी सारी स्टोरीज़ कॉमन नज़र आई, नेपाल से लेकर कन्याकुमारी तक। बट सेकेंड थिंग जो उन्होंने ऑब्जर्व की कि देयर आर नंबर ऑफ वेरिएशंस एज वेल, काफ़ी सारी वेरिएशंस यानी भिन्नताएं, काफ़ी सारी असमानताएं, स्टोरीज़ काफ़ी सारी अलग अलग भी हैं। तो हिस्टोरियन इस नतीजे पे पहुँचे कि कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। अगर इंडिया के एक पार्ट में महाभारत की किसी स्टोरी को दूसरी तरह से दिखलाया गया है, दूसरे पार्ट में अलग तरह से दिखलाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो लोकल ट्रेडिशन था, किसी एरिया का जो लोकल ट्रेडिशन है, जो लोकल रिचुअल्स, उनके रीति रिवाज हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस कहानी में दर्शाए गए होंगे, तो वो कहीं ना कहीं डोमिनेंट हो गए, हावी हो गए। तो इस कारण जो स्टोरीज़ में वेरिएशन आ गई। अब इसी क्रिटिकल एडिशन के दौरान ये भी निष्कर्ष निकला हिस्टोरियन ने, जो इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के दौरान ये भी एक फाइंडिंग दी कि एक्चुअल में ये जो टेक्स्ट है, ये एक्चुअल में ब्राह्मण्स ने कंपोज किए गए, जो ज़्यादा श्रेय जो जाता है ब्राह्मण्स के लिए कंपोज किए गए, और ब्राह्मण्स के लिए और ब्राह्मण्स के द्वारा कंपोज किए गए, जो उस समय की काफ़ी डोमिनेंट क्लास मानी जाती थी। अब जब शुरू में इन द 19th एंड अर्लीस्ट ईयर ऑफ 20th सेंचुरी के जो हिस्टोरियन है, उनका ऐसा मानना था कि जो इन टेक्स्ट में बताया गया है, कि जो बातें इन टेक्स्ट में, इन महाभारत के टेक्स्ट में लिखी गई हैं, उस समय के लोग यही बातें फॉलो करते होंगे, सोसाइटी में यही चीज़ें प्रैक्टिस करते होंगे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। कि जब सब्सिक्वेंट में आने वाले सालों में जो फर्दर जो नेक्स्ट हिस्टोरियन थे, जब उन्होंने बाकी टेक्स्ट स्टडी किए, पाली टेक्स्ट स्टडी किए, प्राकृत टेक्स्ट स्टडी किए,
तो वो इस नतीजे पे पहुँचे कि ये जो बातें, कुछ जो नॉर्म्स रखे गए थे, स्टैंडर्ड रखे गए थे इन संस्कृत टेक्स्ट में, इनकी भी ओपोजिशन होती थी, इनको भी कई बार क्वेश्चन किया जाता था और रिजेक्ट किया जाता था। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं था कि जो संस्कृत टेक्स्ट में बातें लिखी गई तो उसी को लोग प्रैक्टिस करते थे। समटाइम्स दे वर अपोज्ड एज वेल। अब अपोजिशन क्यों होती थी? क्योंकि जो संस्कृत टेक्स्ट लिखे गए थे ये ज़्यादातर जो प्रिविलेज क्लास थी उसके लिए कंपोज किए गए थे, उसके द्वारा कंपोज किए गए थे। और संस्कृत जो थी, ये जो इट वाज द लैंग्वेज ऑफ एलीट क्लास, जो रिच क्लास थी उसकी लैंग्वेज संस्कृत थी। अब देखिए नेक्स्ट सब टॉपिक पे आते हैं, किनशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस। अब किनशिप पे, जैसे ही हमने किनशिप का डिस्कस किया था, किनशिप एक्चुअल में होता है फैमिली रिलेशनशिप या फिर ब्लड रिलेशनशिप, फैमिली टाइज, फैमिली के लोगों के आपस में कैसे रिश्ते हैं, किस तरह के संबंध हैं, अच्छे हैं या कि अच्छे नहीं हैं, आर दे इन गुड टर्म्स विद ईच अदर और नॉट। अच्छा, आपकी बुक की पहली लाइन, इस सब टॉपिक की पहली लाइन ही ये कहती है, वी ऑफन टेक फैमिली लाइफ फॉर ग्रांटेड। हम चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अच्छा, ये भी बताया है कि ऑल फैमिलीज़ वर नॉट आइडेंटिकल, सारी फैमिलीज़ एक जैसी नहीं थी। अब वेरिएशन कहाँ होती थी? मेंबर्स में, कि किसी फैमिली के मेंबर ज़्यादा हैं। अब किसी फैमिली में एक सदस्य का दूसरे सदस्य के साथ कैसा संबंध है, इस कारण क्या होता था, किनशिप टाइप्स में वेरिएशन आती थी। अगर हम राजा की ही बात करें कि राजा का अपनी फैमिली के साथ कैसा संबंध है, उसका वो जो संबंध है वो कहीं ना कहीं उसके एक्शन में आएगा, और एक्शन जो कहीं ना कहीं उसके एटीट्यूड में चेंजेस लाएंगे। तो समहाउ फैमिलियल जो टाइज थे वो आपके सोशल एक्शन को भी डिटरमिन करते थे, अफेक्ट करते थे। अब कुछ टर्म्स बताई गई हैं, जैसे कुला बताया गया है। कुला जो है एंशिएंट टर्म यूज़ होती थी फैमिलीज़ के लिए, जनाती फॉर किनफॉक, यानी कि फैमिली के लिए टर्म यूज़ होगी कुला। जनाती यूज़ होगी कि अगर काफ़ी बड़ी फैमिली है उसमें ज़्यादा रिश्तेदार आएंगे, जैसे सपोज़ फादर के भाई, फादर की बहन, तो ये सारे मिलके जनाती बना लेंगे, एक नेटवर्क ऑफ किनफॉक, रिश्तेदारों का समूह। इसी तरह वंश के लिए एक टर्म यूज़ की गई, दैट वाज कॉल्ड एज वंशा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो टर्म्स आती हैं, पैट्रिलिनी एंड मैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी क्या होता है कि फादर से सन का जो ट्रेसिंग की, डिसेंट जो ट्रेस किया जाता है। सपोज़ कि अगर जैसे कोई पिता है, पुत्र है, तो पता लगाया जाएगा कि उसके फादर कौन थे, देन उसके फादर कौन थे, देन उसके फादर कौन थे। ये जो डिसेंट है, हम पता लगाते हैं कि पीछे जो वंशावली कहाँ से शुरू हुई, फादर की ओर से, तो इसको बोला जाता है पैट्रिलिनी। सिमिलरली सेकेंड टर्म जो आती है दैट इज़ मैट्रिलिनी। इट इज़ द टर्म यूज्ड व्हेन डिसेंट इज ट्रेस्ड टू द मदर। यानी अगर एंशिएंट समय की एग्जाम्पल लें, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है गौतमी पुत्र सतकर्णी की, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी नाम से पता चलता है कि राजा का जो नाम है दैट वाज सतकर्णी, और उसने आगे अपनी माँ का नाम लगाया गौतमी पुत्र, गौतमी का पुत्र। तो अगर हम मदर मैट्रिलिनी डिसेंट ट्रेस करेंगे तो ऐसे करेंगे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी की माँ थी गौतमी पुत्र, देन उसकी मदर, देन उसकी मदर। ये जो ट्रेस डिसेंट किया हमने थ्रू मदर। अब आते हैं सेकेंड सब टॉपिक पे, सब हेडिंग पे, द आइडिया ऑफ पैट्रिलिनी। अब देखिए व्हाट इज़ महाभारत अबाउट। महाभारत जो है स्टोरी बताई गई है कज़न्स की, दो कज़न्स हैं, आपस में डिस्प्यूट है लैंड को लेके, पार को लेके। तो ये जो दो कज़न्स का ग्रुप है, दीज आर कौरवास एंड पांडवास। ये ब्लड रिलेशनशिप था दोनों में, और कौरवास के जो फादर थे धृतराष्ट्र, और पांडवा के फादर पांडु आपस में भाई थे। और ये दोनों जो है, इनकी लिनिएज जो बताई गई है, एक कॉमन जनपदा। लास्ट क्लास में हमने 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ा है, तो इन्हीं में से एक महाजनपदा को ये कौरवास एंड पांडवास बिलोंग करते थे। अब महाभारत में यही बताया गया कि बैटल होती है, फाइनली जो पांडवास हैं they succeeded in, they emerged as victorious in the battle। अब देखिए जब हम नेक्स्ट आते हैं, जब हम नेक्स्ट वाली सब टॉपिक पे आएंगे। अच्छा, अब ये बताया गया है कि अगर आप महाभारत को स्टडी करें तो हम ये इस एनालिसिस पे पहुंचेंगे कि
जैसे ही पांडवा जीतेंगे तो जो थ्रोन है वो फादर के आगे बेटे के पास पहुंचेगा। तो ये एक तरह से पेट्रीलिनियल सोसाइटी की बताया जाता है कि पेट्रीलिनियल सोसाइटी की का डोमिनेंस दिखाया गया है कि पिता के बाद पुत्र को आगे जो है राजगद्दी जाएगी, जो प्रॉपर्टी है पुत्र के नाम होगी, ना कि पुत्री के नाम, ना कि माता से पुत्र के नाम या फिर आगे उसकी पुत्री के नाम। तो ऐसा नहीं है। तो इट मीन्स तो एंशिएंट समय में महाभारत को पढ़ के हमें ये पता चलता है कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंस है वो पेट्रीलिनियल सोसाइटी को दी गई है। ये बातें जो है अगर आप ऋग्वेदा के श्लोकास को पढ़ेंगे तो वहाँ भी हमें एग्जाम्पल मिलती है कि जो फादर टू सन, जो मेल है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, उसको ज़्यादा तवज्जो दी गई है। अब हमारे पास एक श्लोक है कि एग्जाम्पल बताई गई है कि मैरिज रिचुअल है, उस दौरान जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो एक श्लोक पढ़ते हैं शादी के समय, तो ही ब्लेसेस द लेडी टू हैव